निकाल ली। लेसन नंबर 4 है ना। लेसन का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास से संबंधित यहाँ पे बात कर रहा है। किससे संबंधित? सांस्कृतिक विकास से संबंधित। ईसा पूर्व 600 से बात हो रही है, ईसा संवत 600 तक, यानी ईसा का जन्म हुआ था उससे 600 पूर्व पहले और 600 बाद में, है ना। मतलब मीडियम काल बता रहा है, यानी कि उससे पहले का क्या था और बाद में क्या था। क्लियर? ये वो तीसरा पार्ट भी तो 600 से 600 हाँ, तो उसमें टॉपिक अलग था, इसमें टॉपिक अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, टाइमिंग सेम है और घटनाएं अलग है। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? अब इसमें क्या बता रखा है ये देखते हैं। इसमें बता रखा है लंबी लंबी यात्रा है ना। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक होते हैं, वो लंबी लंबी यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और उस स्थिति का, उस संस्कृति का वर्णन करते हैं। क्लियर? बिल्कुल। वहाँ की विभिन्न परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ की विभिन्न इमारतों को देखते हैं, उनकी स्थापत्य कला को देखते हैं, वहाँ पर बनी हुई मूर्तियों को देखते हैं और उस अभिव्यक्ति को पहचान कर क्या करते हैं, ये अपने जो भी ग्रंथ होते हैं, धर्म जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं। और उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि उस समय की कंडीशन कैसी थी। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। ये जितने भी चीज़ें होती है, इससे हम उस दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, वापस वैसा एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं इन ग्रंथों को पढ़ के। क्लियर? बिल्कुल। विभिन्न प्रकार की इमारतें और अभिलेख, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अभिलेखों को पढ़ा जाता है, इमारतों को, उनकी कलाकृति को देख, जिसे लाल किला हो गया, इसके अलावा ताजमहल हो गया, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दुर्ग हो गए, विभिन्न प्रकार के मंदिर हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी दीवारों पर बनी कृतियों को देखा जाता है और उन कृतियों के अनुसार क्या किया जाता है, अभिलेखों में यानी कि वैसा एनवायरनमेंट अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक? क्लियर? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया? भैया एक मंदिर Yes. में देखा था सुधा का आर पार निकल रहा है उस कला में। अभी देखो सांची की एक झलक सबसे अपना पहला टॉपिक है। ठीक है, अब सांची की यदि हम बात करें तो भोपाल राज्य की बात है। कौन से राज्य की? भोपाल। इसमें बता रखा है प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इमारतें, इनको मतलब प्राचीन माना गया है। क्या माना गया है? प्राचीन। और इस पर एक विशेष प्रकार की कलाकृति हो सकती है। देखो भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में है। ये कहाँ है बताओ? सांची भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्व दिशा में है ना। पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे, यानी कि इससे रिलेटेड बात कर रहा है, मतलब इस गांव को देखने गए थे हमने। पत्थर की वस्तु, वहाँ पे पत्थर की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, बुद्ध की मूर्तियाँ थी, प्राचीन एक तोरण द्वार था, है ना, एक द्वार था। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या की, देखी। और ये चीज़ें मतलब इनको देख के पता लगता है कि पुराने समय किस प्रकार की कलाकृति, जो आज पॉसिबल ही नहीं है। आज तो ईंटें लाइन बाटे लाइन हो गया, मकान तैयार। लेकिन पहले समय में मकान बनाने में, महल बनाने में बहुत सारा समय लगता था, इमारतें बनाने में बहुत सारा समय लगता था। इसी कारण आज भी वो इमारतें जैसी पहले थी वैसी की वैसी आज है। देखा ना चित्तौड़ का फोर्ट, कुछ नहीं बिगड़ा है, जैसा है वैसा का वैसा है। और अपने घर क्या होते हैं 100 साल में खत्म। बाकी बेटे को नया, हाँ, बाकी बेटे को नया बनाना ही पड़ेगा। ये बात है। ये समझ में आया? सांची के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। ठीक है, कुछ और चीजें इससे रिलेटेड देखते हैं। 19वीं सदी की बात हो रही है। इसमें सांची के विभिन्न प्रकार के स्तूपों की बात कर रखी है। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां से, सुनना, शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। यानी कि इन स्तूपों को कहाँ ले जाना चाहते थे? फ्रांस। और वहाँ पर इसकी अच्छे से स्टडी करना चाहते थे ना, अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। हैं वो विभिन्न प्रकार की इमारतें, उनको तोप के वो वहाँ ले जाना चाहते थे। ठीक है, अरे जो भी वो स्तूप था, स्तूप यानी खंबे से संबंधित हो सकता है। ठीक है, खंबे जैसे कोई बड़ी संरचना हो सकती है। तू देखना, तेरे को नेट पे मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे दे नहीं रखा होगा, और है तो देख ले, शायद दे रखा है। यहाँ दे रखा है, देखो ये दिख रहा है ना, ये स्तूप दिख रहा है तेरे को, चित्र दे रखा है किताब में। 4.3 सांची का महान स्तूप, ये सबसे बड़ा स्तूप है, देख लो।
ये इतना बड़ा महल को तोड़ के का ले जाए? नहीं, यहाँ की जो कलाकृतियां है ना उनकी बात हो रही है, इनकी स्टडी करने के लिए। कभी मक्की देनी होती है अपने मंडी में तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेके ही जाते ना, लेके जाते ना, उससे पूरी मक्की का आइडिया हो जाता है कि क्या लेवल है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ सैंपल ये क्या करते हैं वहाँ लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद क्या करते हैं ये वहाँ पर रिसर्च करते हैं, इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकालते हैं, खोजबीन करते हैं, उससे ये मैं तो चाहे इस पूरे महल को तोड़ नहीं, महल को नहीं, महल के विभिन्न कुछ पार्ट्स होते हैं उनको निकाल के ले जाते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, ये इतनी सी बात है, याद रखना। छोटी चीज़ होती है तो उसके लेके जाते हैं, बड़ी चीज़ को ले जाना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब अंग्रेजों ने भी ऐसे ही चाहा था, अंग्रेज भी ऐसे ही चाहते थे कि हम क्या करें, यहाँ से तोड़ के ले जाए। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ देखना, बड़े ध्यान से सुनना। सौभाग्यवंश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, यानी कि मतलब कुछ प्रतिकृतियाँ उसकी बना के दिखा दी उनको, यानी कि जो सांची का स्तूप था ना, इसका छोटा मॉडल बना दिया। अरे कुल मिला के जो मेन ले जाना चाहते थे उसका डुप्लीकेट बना दिया, लेकिन वो नहीं ले जाना। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना दिया और उसको क्या कर दिया, आगे पहुंचा दिया और उनको खुश कर दिया। क्लियर, बिल्कुल। और इसी तरीके से मूल जो कृति है, मेन जो मॉडल है वो कहाँ रह गया है, सांची में ही बिल्कुल बचा रह गया है। क्लियर। भोपाल के शासकों जैसे शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान, जिसका नाम क्या था, सुल्तान जहां बेगम, इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया, यानी कि बहुत सारा पैसा इसके लिए खर्च किया, इसकी रक्षा के लिए, कि इसको कोई आँच नहीं आए। नेक्स्ट, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया, यानी कि ये जो सुल्तान जहां थे, कौन, सुल्तान जहां एक बेगम थी, अभी बात की थी ना, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी कौन थी, सुल्तान जहां। इसको क्या कर लिए थे, ग्रंथ दे दिए थे, लिख कर दे दिए थे उसे संबंधित। फिर इन्होंने संग्रहालय बनाया, और संग्रहालय बनाया, एक अतिथिशाला बनाई। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। किसने बनाई थी, सुल्तान बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने। दो चीज़ें दिख रही है यहाँ, एक तो संग्रहालय, दूसरा अतिथिशाला, इसके लिए बजट दिया था। बनाई कहाँ, सुल्तान जहां बेगम ने थोड़ी बनाई, तो किसने बनाया, नहीं नहीं, सुनो, सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। पैसे किसने दिए, सुल्तान जहां। हाँ, तो फिर किसने बनाए, ऐसे थोड़ी कह सकते ताजमहल ठेकेदार ने बनाया, अपन तो ऐसे कहते ना शाहजहां ने बनवाया, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है, हाँ, बनाए मतलब वहाँ के जो वर्कर होंगे उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन अनुदान मतलब श्रेय किसे जाता है, श्रेय यहाँ पर किसको श्रेय जा रहा है, सुल्तान जहां बेगम को जा रहा है। क्लियर, बिल्कुल। जॉन मार्शल ने बहुत सारी वहाँ पे पुस्तकें लिखी थी और अलग अलग भागों को प्रकाशित भी किया गया था, लोगों तक पहुँचाया भी गया था। ये जो स्तूप है, ये स्तूप बने रहे हमेशा, और इसके इतिहास को सभी जगह क्या कर दिया गया था, फैला दिया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस स्तूप पर किसी भी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, यानी कि ये क्या करते थे, मतलब उन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँची, यानी कि उनके मन में नहीं आया, या फिर कोई ऐसे नियम होंगे जिसके कारण वो यहाँ अपनी दखल नहीं दे सकते। इसके कारण अभी तक सांची के स्तूप जैसे वैसे पड़े हुए, बाकी बहुत सारे आते हैं, थोड़े थोड़े सैंपल ले जाकर पूरे को जमा कर देते हैं, है ना। यस, ये चीज़ है। बौद्ध धर्म ने इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप ऐसे कहना चाहता है। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो होता है उसमें इसकी समय समय पर मरम्मत कराते हैं और इसका संरक्षण क्या करते हैं, यानी कि सांची के स्तूप जो होते हैं उनको जैसा है वैसे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। क्लियर, बिल्कुल, समझ गई। मच्छर मेरे को खा रहे, क्या करें, नहीं पटे, पंखा चलाते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नहीं आ रही है। मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है पृष्ठभूमि, है ना। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है इसी के अंतर्गत, पृष्ठभूमि। यज्ञ और विवाद से संबंधित बात हो रही है, किससे संबंधित, यज्ञ और विवाद। इसमें बता रखा है ईसा पूर्व के प्रथम
सहस्त्राब्दी यानी कि पहले के 1000 साल की बात हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। भैया ये क्या सहस्त्राब्दी होता है? ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पहले, पहले के 1000 साल, ठीक है, या 1000 साल या 100 साल ऐसे कुछ, उसका पहले का टाइमिंग। इसमें इसका टाइम पीरियड है 600 से 600 ईसा पूर्व। ये भैया क्या है? 600 से 600 क्या है? एक तो 600 उससे मतलब यानी कि जिस दिन ईसा का जन्म हुआ ना, एक तो माइनस में जाओ, -600 गिन लो और एक +600 गिन लो, बहुत आसान है। ईसा पूर्व माइनस वाला है और बाद का जो दिख रहा है वो क्या है? 600। हाँ, ये प्लस वाला है। 600। हाँ, अपन बोलते ना मेरे 10 में से -2 नंबर आया, इसका मतलब क्या हुआ? 0 भी नहीं आया और कम आ गए। -2 यानी गलत बोलते ना, प्रश्न गलत किया नंबर उड़ाऊंगा, ऐसे सही तो आया ही नहीं, आया ये जो गलत हो गए ऐसे। विश्व इतिहास की बात हो रही है तो इसमें सुनना ध्यान से। ईरान में एक जरथुस्त्र एक चिंतक था, वो चीन में एक था खुंगत्सी, है ना, यूनान में था सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में एक था महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतक थे। मतलब चिंतक यानी इन चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करते थे, अपने जो भी स्टेटमेंट थे वो देते थे। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाया। क्या किया? जीवन के रहस्यों को समझाया। इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर ही रहे थे। ये क्या कर रहे थे? मतलब एक तो इंसान के अलावा विश्व की जो व्यवस्था है, इंसान उस व्यवस्था में कैसे डल सकता है, किस प्रकार उससे संबंध बिठा सकता है, ये चीज़ों को सारे लोग समझ रहे थे। क्या कर रहे थे? समझ रहे थे। और इसी समय जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, इसके किनारों पर या गंगा घाटी पर नए राज्य और नए शहर क्या हुए थे? उद्भिद हुए थे, या नए मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रभाव में आए थे, या डेवलपमेंट होने लग गया था, यानी कि धीरे धीरे विकास होने लग गया था, ऐसे कह सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आए थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में लोग सोच नहीं रहते थे, उन चीज़ों में परिवर्तन आया। आर्थिक मतलब आय के साधन कुछ बड़े होंगे, लोग ज़्यादा सक्षम हो गए होंगे, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर बिल्कुल? तो ये चीज़ दे रखी है, यज्ञ और विवाद, है ना। अब यज्ञों की परंपरा की बात करते हैं। यज्ञ से संबंधित चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार, ये कुछ परंपरा है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा, इसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है, यानी कि ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है, इतना से याद रख लेना है। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी, सुनना ध्यान से। ऋग्वेद क्या दे रखा है? ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम, ये जो इससे संबंधित जितने भी देवता है उनकी स्तुति का संग्रह है। यानी कि इन देवताओं की अगर हमें स्तुति करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऋग्वेद पढ़ना पड़ता है। या जो भी स्तुति यानी उनकी आराधना, जैसे अपन आरती गाते कि नहीं गाते माता जी की, ओम जय लक्ष्मी माता है, ओम जय जगदीश हरे, तो वहाँ पर भी इसमें इनकी स्तुति के लिए, है ना, अग्नि, इंद्र, सोम, इसके अलावा भी आदि बहुत सारे देवता होते हैं, उनकी अपन को क्या करनी है? स्मृति, या उनको याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? उन श्लोकों को पढ़ के। आप समझ गई? ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं, उनको पढ़ेंगे, उससे क्या हो जाएगा? उन देवताओं की स्मृति हो जाएगी। इन देवताओं के नाम है बस। नेक्स्ट, यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण करते थे। कब करते थे? जब भी यज्ञ होता था तब लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और इस तरीके से हवन, ये चीज़ें भी करवाते थे। नेक्स्ट, अगला बिंदु है, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप में करते थे। क्या करते थे? सामूहिक रूप में। फिर धीरे धीरे खुद अपने अपने घर में करने लग गए। राजसूय और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ कौन करते थे? सुनना, सरदार और राजा। ये जटिल यज्ञ होते थे, इनमें बहुत समय लगता था और ये प्रक्रिया बहुत थोड़ी सी कठिन होती थी। इनके अनुष्ठान के लिए किसको बुलाना पड़ता था? ब्राह्मण और पुरोहितों को। किसको बुलाना पड़ता था? ब्राह्मण और पुरोहितों को। पुरोहित को हम शाही पंडित कह सकते हैं, जो समय समय पर कहाँ काम आता है? राजमहल या राजा के काम आता है। फिर अगला बिंदु है नए प्रश्न, यानी किससे संबंधित कुछ और बात, नए संबंधित कुछ विचारधारा। जिसे लोग जीवन का अर्थ क्या समझते थे? मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि वापस दोबारा जन्म होता है या नहीं होता है, ऐसा लोग जानना चाहते थे। क्लियर बिल्कुल? समझ में आया? मेरे हिसाब से तो बहुत सरल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं चैप्टर। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। देखते ना क्या है। नेक्स्ट,
ऐसे मुद्दों पर बहुत सारी बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझाने और अभिव्यक्त करने लग जाते थे, यानी कि ये समझाते थे कि सत्य क्या है, प्रकृति से हमें किस प्रकार रहना चाहिए, ये बखान देने लग जाते थे अपना अपना। जैसे आज के समय देते ना नेताजी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जगह वोट आने दो। हाँ वही तो बता रहा हूँ। आ जाए क्या, आ जाए क्या? वैदिक परंपरा से बाहर कौन आया? कोई खड़ा हुआ है जो आया। अच्छा कोई आया यूं? टिकट मिल गया उसको, तो अच्छी बात है। बोल रहा था मशाना का वो सही करवाएगा दिला। अपने क्या सही कराएगा? मशान का दिला सही कराएगा, उसको बोलना लिख के दे दे। बोल रहा था कि ये हाँ। छाया करवाएगा वहाँ पे बैठने की। कहाँ पे? वो मशान के बोलते ना। हाँ उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी थी हमें, काम आती भविष्य में। अब मेरे को चलो अब पढ़ ले, कंटिन्यू थोड़ा सा और। ढोल नगाड़े के साथ आया था, मैंने बोला लड़कियों के साथ वापस दे दो। समकालीन बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इसमें 64 संप्रदाय के बारे में बता रखा है या परंपराओं के बारे में बता रखा है। इसमें कुछ जीवंत चर्चाएं, विवादों की एक झांकी भी यहाँ पर क्या होती है, मिलती है। इसमें बता रखा है शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर क्या करते थे, अपने दर्शन और विश्व के विषय को खुद समझते और दूसरों को भी क्या करते, समझाते, दूसरों से वाद विवाद करते। ये मास्टरों की हालत थी उस समय। क्लियर? नेक्स्ट, ये चर्चाएं कहाँ होती थी? कूटागार शालाओं में। कहाँ होती थी? जैसे वो झोपड़ियाँ देखते हैं ना, नुकीली नुकीली, आज के समय जो मतलब होते हैं कुटिया, कुटिया, हाँ कुटिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपवन है ना, उसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वन कह सकते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल वनस्पति होती है, जहाँ पर कौन कौन रखते थे? घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने वाले मनीषी, विभिन्न प्रकार के जो ऋषि होते थे वो रहते थे। तो ये सारी चीज़ें अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें कुछ शिक्षकों के नाम आए, जैसे महावीर और बुद्ध। ये ऐसे शिक्षक ही थे उस समय, लोगों को ज्ञान देते थे उस समय। वेदों के प्रभुत्व के बारे में बात करते थे कि वेद किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हम मुक्ति पा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें क्या करते थे ये बताते थे लोगों को, जिससे उनके जीना थोड़ा सा आसान हो जाता था। यहाँ तक समझ में आया? ये स्टेटमेंट अपन नहीं पढ़ेंगे, कुछ काम का है नहीं है। लौकिक सुखों से आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करो। फिर अगला है लौकिक सुखों के आगे। ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। अब 2 टॉपिक बहुत है आज के, ठीक है? हाँ आज बहुत है, 20 मिनट हो गए, कल भी 20 मिनट ही पढ़े थे अपन, ठीक है? ये टॉपिक अपन कल पढ़ लेंगे, कल थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज तो क्या वो थोड़े से टॉपिक निकालने थे इसीलिए, ठीक है? अब जो पढ़ाया है वो घर पे आराम से पढ़ लेना।